सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अब भी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो क्या रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दूसरे से नजर नहीं मिला पा रहे हैं। हां, मैं जानता हूं पिछले 4 महीनों में दोनों के बीच मुलाकात नहीं हुई। आखिरी मुलाकात इन दोनों के बीच में इस तस्वीर में हुई थी। आप देख सकते हैं आज से 4 महीने पहले, और इत्तेफाकन ये वो दौर था जब इस शख्स एके शर्मा को भेजा गया था उत्तर प्रदेश के अंदर, ताकि उन्हें या तो डिप्टी सीएम बनाया जाए या गृह मंत्रालय उनको दिया जाए। मगर 4 महीनों के अंदर एके शर्मा को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास एके शर्मा को योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल हाशिए पर रखा है, उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। मगर आज मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज न सिर्फ मैं यूपी की बात करने वाला हूं, बल्कि देश भर में जहां जहां पर भाजपा की सरकार है, हर जगह जबरदस्त तनाव है। मगर मीडिया से आप कभी इसके बारे में खबर नहीं सुनते हैं। आप सिर्फ पंजाब के बारे में खबर सुनते हैं कि किस तरह से इन दो चेहरों, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तनाव चल रहा है। और इसकी कवरेज होनी भी चाहिए, क्योंकि यह एक सियासी खबर है। मगर मैं शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों उत्तर प्रदेश के साथ, और आपको बतलाना चाहूंगा कि ताजा तनाव दोनों के बीच में क्या है। कानपुर में एक बहुत ही जबरदस्त दुर्घटना होती है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दखल देना पड़ता है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा प्रधानमंत्री ने क्या ट्वीट किया है, जो आपके स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, कानपुर में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत दुखद है। इस हादसे में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मैं उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, साथ ही घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मगर आप प्रधानमंत्री का यह एक और ट्वीट देखें, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने जो लोग मारे गए हैं उनको 2 लाख रुपए दिया है प्रधानमंत्री राहत कोष से, और 50,000 उन लोगों को जो लोग घायल हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कानपुर के संचेड़ी क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। आपने गौर किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे ट्वीट में कहीं पर भी उन्होंने योगी आदित्यनाथ का जिक्र नहीं किया है। पहले तो आपको यह सवाल पूछना चाहिए कि यह एक सड़क दुर्घटना है। देश भर में सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, प्रधानमंत्री इस तरह से ट्वीट करते हैं। मगर यूपी को लेकर क्यों ट्वीट कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि 8 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और आप जानते हैं प्रधानमंत्री की संवेदना तब सामने आती है जब एक राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं। पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था, तो उस दौरान आपको याद है कि प्रधानमंत्री ने जो मुफ्त अनाज की घोषणा की थी, उसमें छठ का एंगल आ गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में चुनाव होने वाले थे। अब प्रधानमंत्री के इस ट्वीट पर फिर से गौर कीजिए, जिसमें उन्होंने राहत की घोषणा की है। यहां पर उन्होंने कहीं पर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिक्र नहीं किया। वो सीधे दखल दे रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि जब कोई सड़क दुर्घटना होती है तो राहत देने का काम या ऐलान वहां का मुख्यमंत्री करता है, और यह मुख्यमंत्री तो उनका अपना है। तो इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया है कि दोनों एक दूसरे से आंख मिलाकर नहीं बात कर रहे हैं। यानी कि कानपुर में सड़क दुर्घटना होती है, पहली बात प्रधानमंत्री का दखल देना वही अपने आप में खबर है, और दूसरी बात उन्होंने कहीं पर भी योगी आदित्यनाथ का जिक्र नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों इसके पीछे की सियासत क्या है। आपको इन 3 चेहरों पर गौर करना पड़ेगा। ये 3 नौकरशाह हैं जो इस वक्त योगी आदित्यनाथ के साथ काम कर रहे हैं। एसपी गोयल, नवनीत सहगल और अवनीश अवस्थी। आज की तारीख में योगी सरकार की जो बदनामी है वो इन 3 नौकरशाहों की वजह से।
हाथरस से लेकर इलाहाबाद के प्रयागराज से लेकर कोरोना में जिस तरह की मिसहैंडलिंग हुई, ये तमाम घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं इन तीनों की सोच काम करती है। और मेरे सूत्र बता रहे हैं कि इनमें से किसी एक ने योगी आदित्यनाथ को यह बात समझाई है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपने उग्र तेवरों को जारी रखिए। और इसके उन्होंने दो कारण बताए। पहला कारण, उन्हें यह समझाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है आपको छू नहीं सकता। जी हां, आपको छू नहीं सकता और आप भाजपा की मजबूरी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बेशक कोरोना के दौरान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का काम जो है वो बद से बदतर रहा। और एक और बात उन्होंने कही, और इस पर गौर कीजिएगा। मेरे सोर्सेस मुझे यह भी बताते हैं दोस्तों कि इनमें से एक ने कहा है कि आपके इन तेवरों की वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर गुजरात का दखल खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर गुजरात का दखल जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं, या उससे पहले वो बीजेपी अध्यक्ष थे, इन दोनों घटनाओं के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर गुजरात लॉबी का दखल लगातार बढ़ रहा था। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए, पिछली बार जब 325 सीटें भाजपा को मिली थी यूपी के अंदर, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे की वजह से मिली थी। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। और यही वजह है कि गुजरात लॉबी का दखल बहुत ज्यादा होता है। अब पिछले 4 साल से जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें यह बात लगातार खटकती रही, और उनके जरिए उनके नौकरशाह, उन 3 चेहरों का जिनका मैंने जिक्र किया, उन्हें यह बात लगातार खटकती रही कि भाई गुजरात लॉबी का इस कदर दखल क्यों है। तो अब योगी आदित्यनाथ को यह समझाया जा रहा है कि आप यही तेवर बरकरार रखिए, क्योंकि गुजरात लॉबी जो है, या गुजराती जो हैं, वो अब उत्तर प्रदेश के अंदर दखल नहीं देंगे। और दोस्तों, एक ऐसे वक्त जब उत्तर प्रदेश के अंदर ढेरों समस्याएं, आपको याद होगा आगरा के पारस अस्पताल की वो खबर, वहां का जो मालिक है वो लगातार कह रहा है, उसका एक वीडियो सामने उभर कर आया है कि मैंने 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी थी और 22 लोग जो हैं उनका अंतिम संस्कार हो गया था, या उनका जो है इंतजाम हो गया था। वो वीडियो सामने आया है। और कल ही की एक खबर है कि प्रयागराज के अंदर कोरोना वार्ड के अंदर एक लड़की का गैंगरेप होता है, पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं करती। ये 2 खबरें सामने थी दोस्तों। यूपी के अंदर यह हो रहा है, मगर पूरा ध्यान इस सरकार का चुनावों पर, और इसका प्रमाण आपके सामने। यह चेहरा देखिए दोस्तों, इनका नाम है अनूप चंद्र पांडे, और इनको अब इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर लगाया गया है। अब कौन है अनूप चंद्र पांडे? अनूप चंद्र पांडे जून 2018 से लेकर जून 2019 तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चीफ सेक्रेटरी थे। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इस वक्त चुनाव आयोग के अंदर जो 3 चुनाव आयुक्त हैं, तीनों की पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश की है, और एक डेप्यूटी ईसी की भी पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश की है। यानी कि 4 लोग इस वक्त चुनाव आयोग के जो हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, और 8 महीने के अंदर यूपी में चुनाव। देखिए, मैं अनूप चंद्र पांडे जी पर सवाल नहीं उठाना चाहता हूं। मैंने इनके बारे में सुना है कि निष्पक्ष आदमी हैं, भले आदमी हैं। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि यह शख्स योगी आदित्यनाथ के मुख्य सचिव थे। पूरे भारत में तमाम ब्यूरोक्रेट्स में आपको यही आदमी मिला चुनाव आयोग में डालने के लिए? क्या हम नहीं भूले हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के अंदर चुनाव आयोग का रवैया कितना पक्षपातपूर्ण था? 8 चरणों में आपने पश्चिम बंगाल का चुनाव कराया ताकि भाजपा को जीत मिले। 75 सीटें मिली, वो एक अलग मुद्दा है। यह बात अलग है कि 4 चरण में होता तो शायद भाजपा को 40 सीटें भी ना मिलती। तो आपने लगातार वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानात, अमित शाह के बयानात को इग्नोर किया। वो तो हमने लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा था। तो चुनाव आयोग का इतिहास है पक्षपातपूर्ण का, जिसमें उन्होंने भाजपा का समर्थन किया है। उस इतिहास को देखकर आपने अनूप चंद्र पांडे को इलेक्शन कमिश्नर क्यों बनाया, जो योगी आदित्यनाथ के चीफ सेक्रेटरी थे?
मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या यह सवाल नहीं होना चाहिए? क्या मीडिया को यह सवाल नहीं करने चाहिए? क्या मुख्य धारा की मीडिया को इस पर डिबेट नहीं करना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जो मतभेद हैं, क्या इस पर प्राइम टाइम डिबेट्स नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे ताकतवर आदमी, योगी आदित्यनाथ, आरएसएस के अंदर कई लोग इन्हें अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं। दो ताकतवर लोगों के बीच में लड़ाई और पूरे मुख्य धारा की मीडिया में सन्नाटा बना हुआ है। कुछ और प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर देखिए। यह है बीजेपी यूपी उत्तर प्रदेश भाजपा का ट्विटर अकाउंट। यहां पर कहीं पर भी प्रधानमंत्री की तस्वीरें नहीं है, कहीं नहीं उनकी तस्वीर। अब देखिए भाजपा कर्नाटक, भाजपा बिहार, भाजपा मध्य प्रदेश, सभी जगह पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। भाजपा कर्नाटक, हर जगह पर, चाहे तस्वीर छोटी सी भी हो, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाजपा उत्तर प्रदेश से मोदी जी की तस्वीर क्यों गायब की गई? और आप जानते हैं सरकार की तरफ से, यानी कि योगी सरकार की तरफ से, सूत्रों के हवाले से यह बयान जारी किया गया है कि प्रधानमंत्री की तस्वीर तो 2019 से नहीं है। यह तो और भी बड़ी खबर है। क्या योगी आदित्यनाथ अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं? क्या वो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बड़ा समझते हैं? जबकि योगी आदित्यनाथ इस बात को बखूबी जानते हैं कि आज की तारीख में अगर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से, क्योंकि मोदी ना होते तो सवाल ही नहीं होता कि बीजेपी को 325 सीटें मिलती। योगी आदित्यनाथ को बाद में लाया गया है और अब योगी खुद को इतना बड़ा समझने लगे हैं कि अब उनके सामने प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं है। इससे पता चलता है कि इन दोनों के बीच में किस कदर तनाव बना हुआ है। मगर सबसे शर्म की बात दोस्तों, इस पर कोई मीडिया डिबेट नहीं कर रहा है, कोई इसकी चर्चा नहीं कर रहा और यह अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। और दोस्तों, न सिर्फ उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों पर गौर कीजिए, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, इन तमाम जगहों पर भाजपा के अंदर जबरदस्त सिर्फ टव्वल चल रही है, जबरदस्त तनाव चल रहा है। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा गुजरात की। गुजरात में आपको इन 2 चेहरों पर गौर करना पड़ेगा। पहला चेहरा विजय रूपाणी जो कि मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, और दूसरा चेहरा CRR पाटिल जो कि भाजपा के नेता हैं। मैं आपको बता दूं कि CRR पाटिल हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदमी और विजय रूपाणी हैं अमित शाह के आदमी। अब इस तारीख पर गौर कीजिए, 15 जून, जी हां, आपसे कुछ ही दिनों बाद 15 जून आने वाला है। 15 जून को गुजरात में विधायक दल की बैठक होने वाली है। आज मैं आपके सामने एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं, क्या इस बैठक में विजय रूपाणी को हटाया जा सकता है? और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा। वो इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि बहुत ही खराब काम किया है गुजरात सरकार ने कोरोना पैंडेमिक के दौरान, और उसका प्रमाण आपके सामने दैनिक भास्कर की खबर, इसकी आप हेडलाइन पढ़िए। गुजरात सरकार का दावा, 1 महीने में कोरोना से 3,578 मौतें, मगर भास्कर में अपनी जांच में क्या पाया, आपकी स्क्रीन पर 3,416 मौतें सिर्फ अहमदाबाद के एक अस्पताल में। विजय रूपाणी के नेतृत्व में यह बुरे हाल हैं, बदतर हालात हैं, और यही वजह है दोस्तों कि उनको हटाने की मांग लगातार की जा रही है और उनको, उनकी जगह पर CRR पाटिल को लाया जा सकता है। मगर इसके जरिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैक्शन और अमित शाह के फैक्शन के बीच में भी सिर्फ टव्वल जारी है और लड़ाई जारी है। इसका एक और प्रमाण मैं आपको देखता हूं। आपको याद है वो खबर, कोरोना पैंडेमिक चल रहा था और अचानक CRR पाटिल रामडेसिविर के ढेरों इंजेक्शंस लाते हैं और भाजपा के मुख्यालय से लोगों को बांटना शुरू कर देते हैं। यह जमाखोरी कैसे कर सकते हैं भाजपा के सांसद? मगर उन्होंने की, वो खबर आपको याद होगी। और जब यह सवाल मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से पूछा गया तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं इस पर क्या कह सकता हूं, आप CRR पाटिल से पूछिए। क्या कहा था उन्होंने, आप खुद सुनिए गुजराती में उनका बयान। तो CR ने खबर, CR ने पूछो, पण CR પાટીલે પોતે સુરતની ચિંતા કરીને 5,000 રેમડેસિવિરની એને કઈ રીતે વ્યવસ્થા કરી છે એ CRનો
આપ પૂછશો તો તમને પ્રોપર જવાબ મળશે। इससे दो चीजें पता चलती हैं। पहली चीज ये पता चलती है कि विजय रूपाणी को यही नहीं पता कि दायां हाथ क्या कर रहा है, यानी कि बाएं हाथ को नहीं पता दायां हाथ क्या कर रहा है। उनका राज्य के अंदर कोई कंट्रोल नहीं है कि उनके अपने नेता क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि विजय रूपाणी जानते हैं कि सीआरआर पाटिल के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। दूसरी बात, वो मुख्यमंत्री होते हुए भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उनके हाथ में सब कुछ होना चाहिए ना, मगर फिर भी वो नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, यह हालत उस राज्य की है जिसे गुजरात मॉडल कहा जाता है। जिस गुजरात मॉडल के ऊपर सवार होकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए थे, आज उसकी हालत देखिए। ये गुजरात दैनिक भास्कर की फिर खबर देखिए। सिर्फ एक अस्पताल में 3,416 मौतें, और यह आधिकारिक आंकड़ा बता रहे हैं 3,578। आप सोच सकते हैं इन्होंने मौत के आंकड़े को किस कदर छुपाया होगा। और यही हाल उत्तर प्रदेश का है, यही हाल गुजरात का है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गुजरात मॉडल जिसकी दुहाई दे दे के लोगों को सल्फेट बनाया था आपने, लोगों को मूर्ख बनाया था, उसके अंदर दो फाड़ हो गई है भाजपा। उसको लेकर चर्चा क्यों नहीं है, बताइए मुख्यधारा के न्यूज चैनल्स में। मैं गलत कह रहा हूं क्या? बताइए बताइए बताइए। अब दोस्तों रुक करते हैं मध्य प्रदेश का। आगे मैं आपको कर्नाटक की भी बात करूंगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी बहुत ही खतरनाक हालात हैं, और उसके लिए आपको इन खबरों पर गौर करना पड़ेगा जो मैं आपके स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं। पहली खबर, 3 प्रोजेक्ट को बजट से ज्यादा छूट देने पर नरोत्तम मिश्रा की आपत्ति, लेकिन कैबिनेट नहीं मानी। कौन है नरोत्तम मिश्रा? आप जानते हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। उन्होंने आपत्ति की 3 प्रोजेक्ट जिनकी कीमत है करीब 10,000 करोड़ रुपए। आगे की खबर देखिए दोस्तों, ये एक और खबर है, इसमें भी देखिए क्या लिखा हुआ है। नरोत्तम मिश्रा का समर्थन भार्गव पटेल ने किया, मगर तुलसी सिलावट, भदौरिया, कुशवाहा इसके खिलाफ हो गए। मैं आपको बताता हूं दोस्तों हुआ क्या। 3 प्रोजेक्ट सामने आते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उसकी लागत है करीब 10,000 करोड़ रुपए। इस प्रोजेक्ट की चर्चा कैबिनेट की बैठक में होती है, और नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि भाई पुराने प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, पहले हम उसकी तो चर्चा करें। इन नए प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे हैं कहां? तो वो जब ये आपत्ति दर्ज करते हैं तो तुलसी सिलावट, ये शख्स तुलसी सिलावट जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये प्रोजेक्ट होने चाहिए, जनता की सेवा करनी है हमें, ये तमाम चीजें। इस दौरान ये शख्स यानी कि शिवराज चौहान खामोश रहते हैं, मगर आखिरकार तुलसी सिलावट की बात मान ली जाती है और 3 प्रोजेक्ट्स को अनुमति मिल जाती है। यह शख्स नरोत्तम मिश्र नाराज होकर भाजपा मुख्यालय पहुंच जाता है और बवाल मच जाता है। यानी कि एक तरफ है नरोत्तम मिश्रा जो कि गृह मंत्री हैं, और दूसरी तरफ है शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री हैं, और उनको साथ मिल रहा है इस शख्स का ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि तुलसी सिलावट ज्योतिरादित्य सिंधिया के आदमी है। अब आप कहेंगे कि जब बात प्रोजेक्ट्स की हो रही है तो नरोत्तम मिश्रा को इस पर क्यों आपत्ति हो सकती है? मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है दोस्तों। इस 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से मंत्रियों को जबरदस्त कमीशन मिलती है, और इसका प्रमाण कहीं और नहीं, खुद नरोत्तम मिश्रा बता सकते हैं। आपके सामने दोस्तों एक किताब है जो मेरे पत्रकार में दीपक तिवारी ने लिखी है। इस किताब का नाम है राजनीतिनामा मध्य प्रदेश। इस किताब के अंदर उन्होंने बताया है कि किस तरह से प्रोजेक्ट्स में मंत्रियों को कमीशन मिलता है। खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इस किताब के अंदर मंत्री नरोत्तम मिश्रा के ड्राइवर कल्लू उस्मान के 5 बैंक लॉकर, भोपाल के पास रतनपुर में 15 करोड़ के बेनामी जमीन सौदे की जांच के बाद आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने 2009 में मंत्री नरोत्तम मिश्रा के करीबी मुकेश शर्मा के यहां छापा मारा था। बरामद हुए दस्तावेजों में हैदराबाद की नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी को 250 करोड़ के ठेके के कागजात मिले। आगे मैं आपको एक और चीज पढ़ के सुनाना चाहता हूं जो उस किताब में है। 2010 में नरोत्तम मिश्रा को आयकर विभाग ने नोटिस दिया। आयकर की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पाया गया कि हैदराबाद की नागार्जुन कंस्ट्रक्शन द्वारा 16 चेकों के माध्यम से, गौर कीजिएगा दोस्तों इस बात पे, 16 चेकों के माध्यम से बोगस कंपनियों को पैसा ट्रांसफर किया गया।
यह पैसा बाद में ग्वालियर और भितरवार के सहकारी बैंकों में के कुछ खातों में पहुंचा। इस पैसे से बाद में भोपाल के पास रतनपुर में जमीन खरीदी गई। नरोत्तम मिश्रा को इस मामले में आयकर ने 5 करोड़ का डिमांड नोटिस थमाया था। अपने ही मंत्री को यहां पर नरोत्तम मिश्रा को 5 करोड़ का डिमांड नोटिस। और नरोत्तम मिश्रा जानते हैं कि जब वो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट आएगा तो किसकी जेब में क्या क्या कमीशन जाएगा। जो बात यहां पर दीपक तिवारी ने अपनी किताब में लिखी है, इस बात पर अब तक नरोत्तम मिश्रा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मैं उम्मीद करता हूं नरोत्तम जी कि मेरे इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप जरूर इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। मगर यह क्या बतलाता है कि मध्य प्रदेश के अंदर नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान के बीच में लड़ाई चल रही है? क्या इसकी चर्चा किसी प्राइम टाइम न्यूज चैनल में देख रहे हैं आप? और इन दोनों के बीच में लड़ाई क्यों है, मैं आपको थोड़ा इतिहास में लेकर चलना चाहता हूं दोस्तों। जब इस शख्स कमलनाथ की सरकार गिराई जा रही थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही थी, उनको मनाया जा रहा था, तब उन्हें मनाने में इस शख्स का बहुत बड़ा हाथ था, नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा यह सोच रहे थे कि मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा। मगर मुख्यमंत्री किसे बनाया जाता है? शिवराज सिंह चौहान को। मिश्रा तभी से नाराज चल रहे हैं और यही वजह है कि दोनों के बीच में टकराव है। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस मुद्दे की चर्चा आखिर क्यों नहीं मीडिया में हो रही है? आप पंजाब की चर्चा करते हैं जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू में तनाव है, होनी भी चाहिए, मगर आप उत्तर प्रदेश की चर्चा नहीं करते। गुजरात मैंने आपको बताया, उसकी चर्चा नहीं करते। अब दोस्तों और भी बड़ी खबर देखिए, यह है महाराष्ट्र से। आपकी स्क्रीन पर यह हैं पंकजा मुंडे, गोपीनाथ मुंडे की बेटी। आपकी स्क्रीन पर यह है पूनम महाजन। क्या आप जानते हैं कि पंकजा मुंडे देवेंद्र फडणवीस को अपना नेता नहीं मानती? अनिल गोटे का यह बयान देखिए, वो अब एनसीपी में शामिल हो गए हैं। उनका यह कहना था कि किस तरह से पंकजा मुंडे को देवेंद्र फडणवीस निशाना साध रहे हैं। यह तस्वीर देखिए दोस्तों, 2019 की रैली थी। इसके जरिए पंकजा मुंडे ने अपना बल प्रदर्शन दिखाया था, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया था। उन्होंने बीजेपी को बताया था कि अगर आप मुझे इस तरह से टारगेट करेंगे तो मैं पार्टी छोड़ के अपनी पार्टी खुद बना लूंगी। वहां पर पंकजा मुंडे अपना नेता नहीं मानती हैं। किसे? देवेंद्र फडणवीस को। पूनम महाजन भी देवेंद्र फडणवीस को अपना नेता नहीं मानती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसकी चर्चा कहां हो रही है? महाराष्ट्र भाजपा के अंदर जबरदस्त सिर्फ टव्वल है दोस्तों, उसकी भी चर्चा नहीं हो रही। अब एक और खबर आपके सामने, यह आपके होश उड़ा देगी। तस्वीर में देखिए दोस्तों, ये दो चेहरे हैं। एक हैं बीएस येदियुरप्पा जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, और साथ ही उनके अपने मंत्री ईश्वरप्पा। यह खबर क्या कहती है मैं आपको बताता हूं। यह खबर यह कहती है कि उनके अपने मंत्री ईश्वरप्पा ने गवर्नर को और अमित शाह को लेटर लिखा जिसमें उन्होंने शिकायत की है बीएस येदियुरप्पा की, और कहा है कि बीएस येदियुरप्पा और उनके बेटे उनके काम में दखल दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं इस शख्स बीएस येदियुरप्पा को हटाने में ये तमाम चेहरे लगे हुए हैं? ईश्वरप्पा जिनकी तस्वीर आपने देखी, तेजस्वी सूर्या ये भी, बीएल संतोष ये भी, और ये तमाम जो नेता हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से येदियुरप्पा को हटाया जाए। वहां पर जबरदस्त सिर्फ टव्वल चल रही है, जबरदस्त मारपीट है। आज मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस खबर की चर्चा नहीं होनी चाहिए? इस पर आखिर खामोशी क्यों बनी हुई है? आप चर्चा करते हैं कांग्रेस के अंदर तनाव की, होनी भी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कांग्रेस इस देश का मुख्य विपक्षी दल है। अगर कांग्रेस बिखरा हुआ रहेगा तो वो बीजेपी को चुनौती नहीं दे सकती। वो बीजेपी को चुनौती नहीं दे सकती तो लोकतंत्र जो है ना, वो काम करना बंद हो जाएगा जब एक ही पार्टी चलती रहेगी। मगर उससे भी बड़ा सवाल, मैंने आपको प्रमाण के साथ बताया कि कर्नाटक में ऑल इज नॉट वेल, एमपी में ऑल इज नॉट वेल, मैंने आपको बताया गुजरात में ऑल इज नॉट वेल, और सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश, वहां पर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में तनाव है। इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? इसलिए सर हम कहते हैं यह मीडिया एक बहुत बड़ा छलावा है। उसका काम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की नौकरी करना है, उसकी चाटुकारिता करना है, और उसके अलावा कुछ नहीं। हकीकत जानना है तो बेबाक में आइए, हम आपको हकीकत दिखाएंगे।
नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।